टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर बेटा, देखो अब यहाँ पर होता क्या है, जो मैक्सवेल है, ठीक है, ही इज एक्चुअली द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, आपने ऐसे इमेजिन करना है, लिख के नहीं आना कहीं। इन्होंने क्या किया, ये चार इक्वेशन जो थी, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स, Faraday law of electromagnetism that we are going to study in EMI chapter, Ampere circuital law that we will study in magnetism and current। इन चारों को पढ़ के वो एक सिस्टम बनाना चाहता था, उनको सिर्फ स्टडी कर रहे थे, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग एक्चुअली। तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया, he observed that by changing magnetic field we are able to generate electric field। So there was a question in his mind that अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वेरिएशन क्रिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, will it give rise to magnetic field at that very point? Simple question। And what was the reasoning behind it? Literally he said कि भाई symmetry in nature, ये उन्होंने रीजनिंग दी, सिमेट्री इन नेचर। उन्होंने बोला यार नेचर में सिमेट्री है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से हमारे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी चाहिए। तो इसके बारे में तो कोई भी इक्वेशन नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो सच इक्वेशन। Ampere circuital law is the only equation with the help of which we find magnetic field at certain points। लेकिन इसमें मेरे पास एक टर्म नहीं है डी फाई ई बाई डी टी, दिस इज नॉट प्रेजेंट देयर। सो यहाँ पर इनको एक बहुत बड़ा लूप होल लगा। इन्होंने कहा यार ये वाली टर्म ना कहीं ऐसे करके यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना चाहिए। तो हमारे पास तो एक ही लॉ है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, बायोट-सेवर्ट लॉ इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा टर्म आना चाहिए, बट ऐसा टर्म नहीं आता। So this was the first thing that he noted and he said कि भी यहाँ पर मेरे पास एक डिस्क्रिपेंसी है। चल अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया जहां पर उनको वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए। उनको व्हाट ही वांटेड टू प्रूव कि भाई डी फाई ई बाय डी टी, इसकी मदद से मुझे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है, तो कैसे किया जाए। तो उसने बोला कि मुझे सबसे पहले फ्लक्स, इसको बोलते हैं बेटा फ्लक्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब जो फाई ई है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई इंटू ए, डिटेल्स विल बी डेल्ट लेटर। प्रेजेंटली आपने सिर्फ उतना याद करना है जो मैं कह रहा हूँ, ई इंटू ए। उन्होंने बोला कि अगर मुझे फ्लक्स वेरिएबल चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एरिया नहीं होता तो ना हो, कम से कम ये चीज तो आनी चाहिए ना। अगर ये आएगा तो आई कैन राइट इट लाइक डी फाई बी बाई डी टी। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से वेरिएबल फ्लक्स चाहिए मुझे। अब ये जो वेरिएबल फ्लक्स है, सॉरी यहाँ पर ई आएगा, वेरिएबल फ्लक्स में क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ही टुक द एग्जांपल ऑफ अ कैपेसिटर। उसने कहा यार कैपेसिटर ले लो। तो ये होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं ऐसे करके लगी होती हैं। अब ये जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनको हमने किसी ना किसी बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब हमने इनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, सो नाउ व्हाट विल हैपन, इन्होंने देखा कि यार ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है या नहीं। ए पर जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट रखा, ही फाउंड दैट देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड हियर। बी, प्रॉब्लम ये हुई कि जब उन्होंने इस पॉइंट पर रखा ना, एट दैट टाइम आल्सो ही फाउंड द मैग्नेटिक फील्ड वाज बी ओनली, दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स वर कमिंग आउट टू बी इक्वल। तो बी ए और बी बी जो है, ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये दोनों जब इक्वल आए तो ही वाज हाईली सरप्राइज्ड। उसने यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ को गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने बोला कि ए पॉइंट पर अगर मैं अप्लाई करूं, ए पॉइंट पर, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी डी एल इंटू दिस, तो बी आ गया, और डीएल होता है ये वाला जो मेरे पास ऑरेंज कलर वाला जो लूप बनी है इसकी लेंथ, सो दैट विल बी 2 पाई आर, दिस विल बी स्मॉलर, इंटू म्यू नॉट इंटू आई,
इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। व्हाट इज आई? आई इज द टोटल करंट दैट इज पासिंग थ्रू द लूप। तो वो यहां से कितना पास हो रहा है? आई करंट पास हो रहा है। आर्यन, एडविन, खुशवीन, जो स्टूडेंट हमारे नए स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने ये चैप्टर पहले से नहीं किया हुआ, वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखें। और अगर आपको कोई डाउट है बेटा, इट इज़ योर फ्री विल, यू कैन स्टॉप मी एट दैट टाइम ओनली, यू कैन से सर प्लीज टेल मी अगेन। ओके, 100% फ्रीडम आपको। म्यू नॉट इनटू आई। अब यहाँ पर मैंने जब बी ए फाइंड किया तो मुझे एक सर्टेन वैल्यू मिली, तो दैट वाज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू बी ए, नो डाउट हियर, नो डाउट हियर। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज द करंट दैट इज पासिंग थ्रू द लूप, तो यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं। एक्चुअल में देयर इज नो करंट दैट इज पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। तो ये वाले आई की वैल्यू एक्चुअली में जीरो है इन अवर केस टू। इन अवर केस टू, आई रिपीट, बिकॉज देयर इज एक्चुअली नो वायर विच इज पासिंग थ्रू इट। यहां से कोई करंट तो जा ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ और सिर्फ स्पेस है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एयर है। There is no wire, and actually there is no current that is passing through it. So according to Ampere circuital formula, the magnetic field should come out to be equal to zero, but at this point it is not zero. In fact, it is equal to B into A, B at A। तो ये दोनों इक्वल, तो यहां पर इनको एक डिस्क्रिपेंसी मिलती है, और ये डिस्क्रिपेंसी जो है, इसको अब ये कैसे दूर करें। तो पहली बात तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मान लो मैं ये जो दो लूप है ना, ये बड़ी पास पास वाली दो लूप है, बिल्कुल एडजेसेंट है। इन्होंने ऐसा शो किया। इन्होंने कहा कि जब मैं ए पर हूं तो एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और बी पे जाते ही मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ये कैसे हो सकता है? एंड ये आपने जब इंस्ट्रूमेंट रखा तो यू फाउंड के ऐसा तो है नहीं। इट मीन्स कि मेरे ये वाले में इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी इन द एम्पियर सर्किटल लॉ। पॉइंट ए एंड बी आर इनफिनिटेसिमल डिस्टेंसेस अवे, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे डिस्टेंस दूरी पर है। तो यहाँ पर जो इनका मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर, और ये आ भी रहा है लेकिन मैथमेटिकली नहीं आ रहा। So he reached this conclusion that I am sure Ampere circuital law is definitely incomplete। गलत तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो मैं अप्लाई हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, गलत नहीं मैं कह सकता। इट मीन्स Ampere circuital law is incomplete। अब अगर ये इनकम्प्लीट है हमारे पास, लेट अस से दिस इज इनकम्प्लीट, सो नाउ व्हाट? ठीक है, तो इनको अब पूरा कैसे किया उन्होंने ये बात तो प्रूव कर दी कि एम्पियर सर्किटल लॉ में वीकनेस है, इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। एंड देन ही क्रिएटेड समथिंग and we started calling it displacement current, so I will tell you later what happened। okay, this leave this heading apart, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। तो उन्होंने बोला कि चलो अब मैं आपको ये चीज, मैंने कहा था कि इस चीज से मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, अब मैं आपको वो प्रूफ करके दिखाता हूँ। डी फाई ई बाई डी टी, तो फाई ई की जगह पर इन्होंने लिखा ए ई। बेटा ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है, इसको याद रखना है आपने, बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा। डी फाई ई बाई डी टी इज, अब ए को मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया डी ई बाई डी टी। ठीक है, चलो अगर अभी तक आपको नहीं याद हो रहा या आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी 100% नहीं बनेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब हमने वंस वी हैव कंप्लीटेड अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, उसके बाद आप इसको अच्छे से करने लग जाना। ठीक है ना, उसके बाद हम अगेन इसको ट्रेवल करेंगे, सारी की सारी चीज तब आपको याद होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैपेसिटर इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये क्यों होता है, वाई इट इज लाइक दिस, ये क्वेश्चन नहीं आपने पूछना। सिग्मा इज बेसिकली द चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ क्या, कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है पर यूनिट एरिया, उसको मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया क्यू बाय ए, और ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी फाई बाय डी टी। यहां से मैंने डी क्यू बाई डी टी निकाल लिया, एंड डी क्यू बाई डी टी कैसे आएगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करके। सो दिस बिकेम आवर एक्सप्रेशन, दिस बिकेम द एक्सप्रेशन। अब जिनको ये बात अच्छे से समझ में नहीं आई और जिनके मन में ये आ रहा है कि यार शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हमें समझ में आएगा,
उनको मैं बता दूं कि आपके लिए फिलहाल ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आईडी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इट इज गिवन बाय दिस। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, एफ सारा नॉट डी फाई ई बाय डी टी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ व्हाई आर वी कॉलिंग इट डिस्प्लेसमेंट करंट? उन्होंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट करंट हमने इसलिए कहा क्योंकि एक्चुअली करंट ने कोई पाथ तो फॉलो किया नहीं। हाँ भाई, हु इज दिस? कोई पाथ तो फॉलो हुआ नहीं, ठीक है ना। तो एक्चुअली में करंट यहां तक था और उसके बाद डायरेक्ट यहां से चला गया, तो वी कैन कॉल इट डिस्प्लेसमेंट, कभी डायरेक्ट छाल मार दी, इट हैज एक्चुअली नॉट फॉलोड द पाथ, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड इट डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दिस इज आई डी इज इक्वल टू एफ साइन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। बेटा फीडबैक दो अब मुझे कि किसको समझ में आया और किसको नहीं समझ में आया। एडविन, खुशवीन, बोलो बेटा। आ गया एडविन? सर मतलब पहले मतलब जिससे रिलेटेड चैप्टर आएंगे तो मतलब वो किया नहीं तो थोड़ा बहुत आ रहा है समझ, बट मतलब जब वो हो जाएगा तो हो जाएगा। बस बस बस, डोंट वरी, डेरिवेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन सी इट। दो चार चीजें हैं कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है, यही है तीन चार डाउट, और ये सारे के सारे डाउट आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खत्म हो जाएंगे। ओके, चलो अब चलते हैं इसके आगे। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई वायर के अंदर से जो करंट जा रहा है इसको तो मैंने बोल दिया आईसी, या फिर आप ये लगा लो चार्जिंग करंट। I will tell you why we call it charging, or you can call it conduction current. ठीक है, और इसके अंदर भी कहता जी एक करंट होता है, बट ये करंट एक्चुअली में नहीं होता, देयर इज नो वायर, एक्चुअली में द चार्जेस आर नॉट traveling here, but even then there is a current. Why? Because there is effect of current is visible, effect of current is visible but current is not there. तो उन्होंने बोला कि मान के चलो कि वहां पर एक करंट वाली चीज है, सो दे स्टार्टेड कॉलिंग इट करंट, बट इट देयर इज नो करंट एंड आईडी इज गिवन बाय दिस। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन नजर आई, वहां पर फ्लक्स में वेरिएशन नजर आएगा, और जहां पर फ्लक्स में वेरिएशन नजर आएगा वहां पर करंट होगा, और जहां पर करंट होगा एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो मेरे पास डिस्क्रिपेंसी पहले आ रही थी उसको खत्म कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम वेरिएबल होने पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया। आई होप दिस इज करेक्ट, है ना। चलो इसके आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। हाँ भाई आर्यन बेटा कैसे, ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ जी सर। हाँ, और सुमित नहीं है ना, सुमित क्लास नहीं लगा रहा, पता नहीं क्यों। वो सर आज मुझे लगता फीस उधर गया है, गुरु नानक स्कूल गया फीस भरने कितना सी फोन में। अच्छा चलो कोई गल नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। नो करंट और द फ्लो ऑफ चार्ज एक्चुअली टेक्स प्लेस इनसाइड द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर्स। पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल में कोई चार्ज नहीं जा रहा, एक्चुअल में कोई करंट नहीं जा रहा, even then we call it current. So this current actually does not exist. ठीक है, क्वेश्चन आया था सीबीएसई के एग्जाम में, क्वेश्चन क्या था 1 मार्क में, व्हाट इज द करंट विच इज एक्चुअली नॉट देयर बट स्टिल वी कॉल इट करंट। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था। तो सीबीएसई वालों की अब आदत ये हो रही है कि वो ऐसे कान नहीं पकड़ते, वो हाथ घुमा के कान पकड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दैट टाइम। अब magnitude of this is given by this. Now this magnitude is found to be equal to IC. Very important point. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इस डायग्राम में जब यहां से करंट IC आ रहा है तो जो ID करंट है वो यहां से लेकर यहां तक एक तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया, मतलब इतनी मोटी वायर लग गई अब एक तरह से ना,
we will treat it as this is a very thick wire. तो करंट आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया, लेकिन जितना करंट यहाँ पर टोटल था दैट इज इक्वल टू IC। ये दोनों का मैग्नीट्यूड एक्चुअली में इक्वल है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड एक्चुअली में इक्वल है। ठीक है जी, तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसीलिए ही तो मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल आ रहा है। सो करंट हैज टू बी इक्वल। ठीक है, दो चीजें होगी ये। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पहले देखेंगे, 3 बाद में। करंट, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर का मतलब है ईदर ऑफ टू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ईदर ऑफ टू इज ऑलवेज इक्वल टू 0 मतलब IC, जहां पर IC फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली यहां पर IC फ्लो कर रहा है, वहां पर IC है और ID 0 है, और जहां पर ID फ्लो कर रहा है वहां पर आपका IC 0 है। दे आर एक्सक्लूसिव विद ईच अदर, दोनों को एग्जिस्ट नहीं करते, या तो ये एग्जिस्ट करेगा और या फिर ये एग्जिस्ट, बोथ ऑफ देम विल नॉट को एग्जिस्ट। तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। करंट डेंसिटी, इसको छोड़ दो आप, करंट डेंसिटी को, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें ये MCQ में न्यूमेरिकल्स आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आज तक कोई न्यूमेरिकल नहीं दिखा, इसलिए आप फिलहाल इसको छोड़ दो, मैं बाद में करवा दूंगा ना। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार मैंने एक नया लॉ दिया है विच इज मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट विल बी गिवन बाय दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ, और यू कैन कॉल इट मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ। ओके, तो मैक्सवेल ने यहां पे क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो सर आपने यहां तक तो लिखा ही था, मैंने तो सिर्फ इसको C लिख दिया और यहां पर ऐड कर दिया ID। दिस इज द ओनली चेंज दैट आई हैव ब्रॉट अप। आपके फार्मूला बिल्कुल सही है बट इट इज इनकम्प्लीट। जहां पर IC 0 है, जैसा कि केस में हमने ऊपर देखा कैपेसिटर के केस में, जहां पर IC 0 है वहां पर आपकी इक्वेशन 0 दे रही थी ना यहाँ पे, तो वहां पर हमें 0 नहीं मिलेगा, वहां पर ID काम आना चाहिए। सो ID विल बी इक्वल टू दिस, so there will be a relation between this and this even when IC is equal to 0. तो मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, until this is also 0। अब अगर मैं एक स्टेट लूं जहां पर मैं कहूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी भी नहीं हो रहा है और IC भी 0 है, तो फिर उस केस में मैं कह सकता हूं पक्के तौर पे मैग्नेटिक फील्ड भी 0 ही होगा। सो दीज आर द टू फैक्टर्स on which the magnetic field depends. So this is known as modified ampere circuit law। बड़े क्वेश्चंस में आएगा, 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन में, व्हाट इज मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है, राइट द कंप्लीट इक्वेशन, व्हाट आर द चेंजेस रिकमेंडेड बाय मैक्सवेल इन एम्पियर सर्किट लॉ, लाइक दिस। आप MTG चैंपियन आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके पास गिवन है। इसके बाद देखते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो सिंपल बात है, यहां से जो करंट जा रहा है उसकी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हो, वो यहाँ पर डाउनवर्ड्स आती है। बेटा इस पे भी मैग्नेटिज्म के चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा बी वेरी केयरफुल। जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी, बस आपने ये मान के चलना है, जो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी होगी। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, देखो ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको याद कैसे करना, देखो लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, हाउ, यहाँ पीछे से लेकर आगे तक, पीछे से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज। अगर ये ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज। आर यू गेटिंग? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज, इसको आपने ये मान के चलना है। अगर पीछे जा रहा है तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर पीछे जा रहा है, मैं ऐसे खड़ा हूं देख रहा हूं, और अगर पीछे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज,
और अगर आगे जा रहा है तो क्लॉकवाइज। इसको आप लिख सकते हो कि अगर आगे जाएगा तो इट विल बी क्लॉकवाइज, ऐसे। सो दिस इज क्लॉकवाइज। अगर मैं यहां से देखूंगा तो ओके और अगर मैं सेम चीज को यहां से देखूंगा सो इट विल सीम टू बी एंटी क्लॉकवाइज। बेटा जी बात क्लियर हो गई? आपने सिर्फ ये चीज याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, बस इतना ही याद रखना है। हाँ भाई, एनीबडी हैविंग डाउट्स? आर्यन, एडविन, खुशविन? हाँ भाई, मोहित? नो डाउट्स? चलो, तो अब ये होगी आपके पास मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो अब हमें इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट से करके दिखाया था क्लास में कि हमारे पास एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट विल गिव राइज टू अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये नहीं आपने करना ग्रीन कलर में जो मैंने लिखा है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो आपने सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड will produce varying magnetic field and varying magnetic field will produce varying electric field, vice versa। ये दोनों चीजें होंगी, तो याद रखना है कि दोनों ही हमारे पास वेरिएबल होंगे। Is that okay बेटा? Anybody having doubt here? नो सर। चलो, अब मैं आपको एक छोटा सा टेबल बनवाता हूँ, वो आप नोट कर लो। अच्छा, टाइम इसमें कम रह गया है तो बेटा आप दोबारा ज्वाइन कर लो वंस अगेन, और सारे ज्वाइन करना, कहीं गायब मत हो जाना बच्चे। कल ऐसे ही हुआ, पहले बच्चे सारे थे, बाद में बच्चे गायब हो गए।